हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। देखिए, आज का जो 9 फेब का न्यूज़पेपर है, इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ थोड़ी कम ही है आज, और एक एडिटोरियल है जो इंपॉर्टेंट है। उसको डिटेल में जितना भी हम एनालिसिस कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो देखिए, एंटी कन्वर्जन एक बिल है जो कि हरियाणा कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है। इसमें होगा क्या कि जो है एंटी कन्वर्जन बिल रहेगा यहाँ पे, जैसे जितनी भी पुरानी स्टेट्स है ना, जो उस टाइम पे जिस तरह से वो बिल्स को लेकर आ रही हैं, उसी के हिसाब से ये बिल लाया गया है। तो इसमें पहली चीज़ तो देखते हैं। उन्होंने बोला कि प्रोहिबिट करेगा ये रिलीजियस कन्वर्जन को इफेक्टेड थ्रू दी मिस रिप्रेजेंटेशन फोर्स और अंडर इन्फ्लुएंस कोरिजन, इस तरह की जो फोर्सफुली कन्वर्जन हो रही है उसको रोकने का काम करेगा। नंबर 2, ये बिल है जो लाइंस पे रहेगा रिसेंट एंटी कन्वर्जन जो लॉज बने हैं दूसरी स्टेट्स में ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये प्रेस्क्राइब करता है हायर पनिशमेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ माइनर वीमेन और मेंबर्स हैं जो एससी और एसटी के। क्लियर होगी बात, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कन्वर्जन एंटी कन्वर्जन बिल है कि कोई भी बंदा कन्वर्ट ना कर पाए किसी भी बंदे को फोर्सफुली, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है फोर्स, अंडर इन्फ्लुएंस, कोरेजन और अल्योरमेंट और बाय फ्रॉडलेंट मीन्स और बाय मैरिज और फॉर मैरिज बाय मेकिंग इट एन ऑफेंस, इसको हम एक ऑफेंस बना देंगे, ये बिल में बताया जा रहा है। अभी क्या हुआ है कि जो कैबिनेट है उसने तो पास कर दिया, अभी क्या होगा, अभी फिर ये गवर्नर के पास जाएगा पास होने के लिए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये होगी आज की। सेकंड न्यूज़ है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कुछ Hyundai जो एक कंपनी है ना, जो Hyundai पाकिस्तान है, उसने एक पोस्ट डाली जिसमें वो सॉलिडरिटी दिखा रहे थे फॉर द लिबर्टी ऑफ द कश्मीर, ठीक है। फॉर द लिबरेशन, नॉट लिबर्टी, फॉर द लिबरेशन ऑफ द कश्मीर। तो वो हमने बहुत अच्छे वे से उसको क्या किया है, उस सिचुएशन को टैकल किया है। और यहाँ पे लिख रखा है अपार्ट फ्रॉम द साउथ कोरियन कंपनीज Hyundai एंड किया, पाकिस्तानी जो ब्रांचेज हैं अमेरिकन जैसे MNCs होगी, KFC हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, जापानीज कंपनी होगी, ओसाका बैटरीज, उन्होंने भी कुछ इस तरह का मैसेज डाला था। तो ये जो मैसेज था वो हमें पसंद नहीं आया। तो अभी रिसेंटली की मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे। तो जो साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पेशली रिग्रेट किया है कि ये जो चीज़ की गई है Hyundai के द्वारा, हम उस पर रिग्रेट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने क्या करना है, याद रखना है। नंबर 3 क्या आता है, एंटी CAA प्रोटेस्टर्स, ठीक है। एंटी CAA के बारे में, CAA है क्या, इस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ CAA है क्या, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या हुआ, जो CAA है उसने प्रोवाइड की सिटीजनशिप, वो सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात कर रहा था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन टू 6 अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़, जैसे कि जो मुस्लिम्स को छोड़ के जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनको, जो कि पाकिस्तान से हो सकती हैं, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, जो कि एंटर हुई हैं इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014, ठीक है जी। अब ये जो मतलब 6 कम्युनिटीज़ हैं, इनको क्रिमिनल केस के अंदर नहीं रखा जाएगा अंडर फॉरेन एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920। तो इनको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी फॉर एंटरिंग द कंट्री इलीगली एंड स्टेइंग हेयर ऑन एक्सपायर्ड वीज़ा एंड दी परमिट्स, ठीक है जी। लेकिन जो CAA है उसके कुछ कंसर्न्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं, जो एसोसिएटेड कंसर्न्स हैं CAA के, इसमें नंबर 1 आता है हमारा टारगेटिंग पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो इसमें हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को हमने छोड़ दिया, बाकी सबको हम सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। नंबर 2, एक अकॉर्ड हुआ था जिसका नाम था असम अकॉर्ड ऑफ 1985, जिसमें लिख रखा है कि जो भी लोग इलीगल माइग्रेंट्स हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं उसमें बताया गया, और जो बांग्लादेश से आए थे आफ्टर 25 मार्च 1971 उसको हम क्या करेंगे, डिपोर्ट करेंगे, ठीक है जी। तो इसी तरह से 20 मिलियन इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं असम में, तो वो किस तरह से जस्टिफिकेशन कर पाएंगे, ये बात सोचने वाली है। नंबर 3 जो मेजर कंसर्न है इसके साथ एसोसिएटेड, वो है अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। ये वॉयलेटिव है ऑफ द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ द सेक्युलरिज्म इंश्राइंड इन द प्रियम्बल। क्यों आर्टिकल 14 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द सिटीजन बट ऑल्सो फॉर द फॉरनर्स। क्लियर। अब नंबर 4 क्या पॉइंट है, डिस्क्रिमिनेटरी इन दी नेचर। हमने ना तो तमिल्स को बुलाया श्रीलंका से, ना ही हमने रोहिंग्यास को म्यांमार से, हिंदू रोहिंग्यास को, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेटरी हो गया इन नेचर। नंबर 5 है डिफिकल्टी इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो लोग हैं इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इसमें डिफरेंशिएट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और नंबर 6 ये हैम्पर करता है बायलेटरल टाइज को,
ठीक है जी। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, सीएए को, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार न्यूज़ में रहता है और बार बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं, नंबर 4 है जो चार मीनार के बारे में। देखिए न्यूज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चार मीनार के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिएगा, इसको बनाया गया था, इट वॉज बिल्ट, एक सेरिमोनियल गेटवे था टू सेलिब्रेट द फाउंडेशन ऑफ हैदराबाद, अ न्यू माइलिनियल सिटी इन दी 1591 एडी। कई बार जो ईयर है, मतलब जैसे कोई कोई सी ग्रुप का कोई एग्ज़ाम है या फिर एनटी का पेपर है, उसके लिए पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है। ये बिगिनिंग थी टू द सेकेंड इस्लामिक माइलिनियम, और ये जो हैदराबाद है बीइंग डेलिबरेटली फाउंडेड एज अ माइलिनियल सिटी। अब उसके बाद में ये जो वर्ल्ड कंस्ट्रक्टेड ये पूरे वर्ल्ड में पहला एक मॉन्यूमेंट था जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था लाइम मोटार और ग्रेनाइट से। इसके बाद ही सभी जगह पे स्टार्ट हुआ था पूरे वर्ल्ड में। इस चीज़ को आपने याद रखना है। जो चार मीनार है वो प्रोवाइड करता है एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड रेफरेंस पॉइंट फॉर द प्लानिंग ग्रिड दैट डिटरमिन द लेआउट ऑफ द सिटी ऑफ द हैदराबाद। अभी जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम गोलकोंडा फोर्ट, कुतुब शाही टॉम्ब और चार मीनार तीनों को अगर हम मतलब जो कि हैदराबाद में अगर बोलते हैं, तो ये लैंडमार्क है कुतुब शाही डायनेस्टी का। ठीक है। नंबर 5 न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं, अब इसकी तरफ चलेंगे। नीट बिल के लिए है ये न्यूज़, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उसने बोला है जो नीट का एग्ज़ाम है, मतलब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है मेडिकल के लिए, वो एक डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है। क्योंकि कई बच्चों को अवेयरनेस है, कई बच्चों के पास पैसा है, वो कोचिंग लेते हैं, वो कम्पीट कर पाते हैं, लेकिन कई बच्चों के पास, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास को अवेयरनेस नहीं है, तो वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने नीट बिल लेकर आए, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम इसको क्या करने चाहते हैं, इसको मतलब वो काम का ना रहे, एक तरह से टूथलेस बन जाए कि जो बिल है वो हम नहीं मानेंगे। जो नीट मतलब एक सेंटर लेवल पे, नॉट सेंटर लेवल, एक ऑल इंडिया लेवल जो टेस्ट होता है। अभी देखते हैं कि इसमें गवर्नर का रोल क्या है। पहले गवर्नर ने क्या किया था इसमें कि जो नीट का बिल जब उन्होंने पास कर दिया असेंबली ने, तो गवर्नर के पास गया पास होने के लिए। उसमें एक आर्टिकल रहता है, आर्टिकल 200। इसमें गवर्नर के पास पावर रहती है कि या तो वो पास कर दे, या फिर रिजेक्ट कर दे, या फिर वापस भेज दे। तो उन्होंने क्या किया, उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा। लेकिन अब असेंबली ने दोबारा पास करके गवर्नर को भेजा है, तो नाउ गवर्नर विल बी बाउंड टू एक्सेप्ट द बिल और टू पास द बिल। यहाँ पे देखिए इसी तरह से ये लिखा हुआ है, गवर्नर विल नाउ हैव टू ग्रांट हिज असेंट टू द बिल एज मैंडेटेड बाय द आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ आपने क्या करनी है, याद रखनी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इन्होंने के एंटी नीट बिल है, ये बैन नीट है ना। तो इस तरह से ये जो नीट है एक मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 10D ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको अमेंड किया 2016 में। तो स्टेट लॉ कैन बी इन फोर्स ओनली इफ द प्रेसिडेंट grants his assent. This will cure the repugnancy between the central and the state laws. क्लियर हो गया बात। इस चीज़ को आपने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। नीट की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ आती है, जो एडिटोरियल है, वो 6th एडिटोरियल है। इसके लिए पहले एक छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं। FAO है क्या, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि UN की है। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में रहेगा। और एक चीज़ याद रखनी है, जितनी भी फूड वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो हेडक्वार्टर है वो मैक्सिमम आप देखोगे तो रोम इटली में ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, एवरीवन हैंड इंश्योर दैट पीपल विल हैव एक्सेस टू हाई क्वालिटी फूड इन सफिशिएंट क्वांटिटीज टू अचीव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। FAO पब्लिश करता है नंबर ऑफ मेजर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट रिलेटेड टू फूड, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब इस एडिटोरियल की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है कि जो अभी बजट आया था, तो उस बजट में मार्जिनली जो एक्सपेंडिचर है या फिर बजट है उसको बहुत ही कम इंक्रीज़ किया गया है। जो FAO है यूनाइटेड नेशन का, उसकी जो रिपोर्ट है, UN रिपोर्ट फॉर 2001-2019, वो शो कर रही है ग्लोबली कि इंडिया इज अमंग द टॉप 10 कंट्रीज इन द टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन द एग्रीकल्चर। ठीक है। लेकिन जो इंडिया है वो काफ़ी पीछे जा रहा है लो इनकम कंट्रीज से, जो कि एग्रीकल्चर पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, एक रिपोर्ट है, एक इंडेक्स है, एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स। आपने इस चीज़ को याद रखना है, एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स। इसमें बोला गया, मतलब एक इंडेक्स है जो कि
कि डेवलप हुआ था एज अ पार्ट ऑफ गोल 2 ऑफ दी सस्टेनेबल, मतलब ज़ीरो हंगर वाला। तो ज़ीरो हंगर को करने के लिए यहाँ पे लिख रखा है SDG 2 को कंप्लीट करने के लिए हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर रिसर्च और एक्सटेंशन सर्विसेज और डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जिससे हम इन्हांस कर पाए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को। ठीक है जी। अब अगर हम कंपैरिजन भी करते हैं एशिया के साथ में, तो ऑल्दो जो एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स है यहाँ पे बोला गया है कि उसने इंप्रूवमेंट दिखाई है इंडिया को लेकर, लेकिन हम लोएस्ट है एशिया में, जो कि सबसे कम इन्वेस्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर पे, जो कि सबसे कम पैसे डाल रहे हैं एग्रीकल्चर पे, नॉट ओनली इन दी एशिया अमंग सेवरल अदर मिडिल इनकम कंट्रीज और अपर इनकम कंट्रीज। लेकिन जो चाइना है एज कंपैरिजन टू इंडिया, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड, यहाँ पे इस तरह से लिखा है। और जो एशिया या फिर चाइना अच्छा कर रहा है उसके एग्जाम्पल भी है कि जो इनॉर्मस स्पेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर बाय ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन देयर हायर क्रॉप यील्ड। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जो टोटल सीरियल यील्ड है इंडिया में इज ओनली अराउंड 3282 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर कंपेयर टू दी 4225 kg पर हेक्टेयर इन एशिया। ठीक है जी। अब इसमें क्या आता है, अदर सिग्निफिकेंट रिडक्शन क्या है, PM आशा एक्सपीरियंस है सिग्निफिकेंट रिडक्शन टू ओनली 1 करोड़ एज अगेंस्ट दी एलोकेशन ऑफ रुपीज 400 करोड़ इन 2021-22। अभी ये जो मतलब PM आशा थी इसमें हमने कम कर दिया है, लेकिन जो कुछ स्कीम्स है जैसे PM किसान, प्रधानमंत्री किसान मान धान योजना, तो वो कहते कि अगर इसमें हम पैसे देते भी रहेंगे तो एसेट जनरेशन नहीं हो रही, तो जो स्कीम्स में पैसे डालने चाहिए सरकार को उस पर फोकस करना चाहिए एज कंपैरिजन टू अदर स्कीम्स। लेकिन इसका वे फॉरवर्ड क्या है, यहाँ पे बोला गया है इंटेंसिफिकेशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर, वही इस चीज़ को आगे लेके जा सकता है, जिसमें हम एग्रीकल्चर ग्रोथ की भी बात कर रहे हैं और फार्म इनकम की भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ पे फोकस करना चाहिए, हमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए, और डेवलपमेंट मतलब क्या बोल रहे हैं वो कि इरिगेशन फैसिलिटीज़, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल हाईवे, वो मतलब कॉम्प्लीमेंटेड विद एन, इन चीज़ों को हमें कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए विद द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। ठीक है, तो ये इसका वे फॉरवर्ड है। इट वॉज अ वेरी गुड एडिटोरियल। तो इस चीज़ों को आप डेटा को यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, इन स्कीम्स के बारे में आप देख सकते हो। PM किसान तो मैंने 1-2 दिन पहले भी डिस्कस किया, तो आप उसमें से देख सकते हो। अभी अगली तरफ चलती है MG नरेगा। न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है अगेन, तो मतलब जो कोटा दिया था MG नरेगा वो कम कर दिया था, बजट एलोकेशन ये देखिए 25% लोअर, तो वो उसमें क्वेश्चन था। तो मैं MG नरेगा है क्या स्कीम, ये लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है वर्ल्ड का। इसको लॉन्च किया गया था 2 Feb 2006 में। ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को पास किया गया था 2005 में, फिर ये स्कीम आया। इसमें हम 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट देते हैं हर एक फाइनेंशियल ईयर में टू दी अडल्ट मेंबर और टू एनी रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। ठीक है जी। अब इसमें लीगल राइट टू वर्क होता है कि एक्ट एम करता है एड्रेस करने के लिए जो भी क्रोनिक पॉवर्टी है उसको। ठीक है, एटलीस्ट इसमें क्या होनी चाहिए, जो वीमेन है 1/3 होनी चाहिए, और जो मतलब जो पे करना है हमने वेजेस, वो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के रिकॉर्डिंगली होना चाहिए, जो कि आजकल सब्ज्यूम हो चुका है इनटू दी कोड ऑन वेजेस 2019। अभी ये है क्या, ये एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है, मतलब जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं अगर उन्होंने लिख के दे दिया, या तो उनको विद इन 15 डेज काम मिलेगा या फिर उनको एक अलाउंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ इश्यूज है। नंबर 1, ये जो लो वेज रेट शॉर्टफॉल क्या होता है, इज इन द रेंज ऑफ 2 to 33% ऑफ द मिनिमम वेजेस जो चलती रहती हैं। नंबर 2, इसका जो इशू है वो है इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग। नंबर 3, इसमें इशू आता है डिले इन दी पेमेंट वेजेस। नंबर 4 आता है इनइफेक्टिव रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। नंबर 5 है लार्ज नंबर ऑफ इनकम्प्लीट वर्क्स। और फिर उसके बाद में वे फॉरवर्ड हमें मस्ट इंश्योर करना चाहिए वर्क इज़ प्रोवाइडेड, और स्ट्रेंथन करना चाहिए हमें स्कीम को। ठीक है जी, तो ये था MG नरेगा के बारे में। अब आगे चलते हैं, अगली जो न्यूज़ है इज़ अबाउट दी ट्राई। अब ट्राई के बारे में हमें पता होना चाहिए है क्या। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 20 Feb 1997 में, और बाय द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 इसको क्रिएट किया गया। मतलब इसका मिशन क्या है, क्रिएट और नर्चर कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन द कंट्री। ये रेगुलेट करता है टेलीकॉम सर्विसेज को, इंक्लूडिंग रिवीजन ऑफ द टैरिफ फॉर टेलीकॉम सर्विसेज। ये प्रोवाइड करता है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी इन्वायरमेंट, जो कि प्रमोट करेगा लेवल प्लेइंग फील्ड एंड फैसिलिटेट्स फेयर कंपटीशन। जो ट्राई है वो उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है जी, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।